इससे पहले पहले जितनी भी इस लेक्चर में हमने देखी वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सब प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसमें एरियाज कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, स्मार्ट फिलोसफी क्या है, फिर प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, कितने तरह के होते हैं। आज हम चेक करेंगे कि मेजर कंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या हैं और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास चार जो कंस्ट्रक्शन की टाइप्स हैं उसको चार अंदाज से उसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन की, वो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की आ जाती है। इसमें हमारे पास सिंगल स्टोरी घर भी इंक्लूड होते हैं, इसमें हमारे पास डबल स्टोरी रेजिडेंशियल यूनिट्स भी आती हैं और इसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स भी आते हैं। तो जितने भी रिहाइश वाली कंस्ट्रक्शन है उसको पहली कंस्ट्रक्शन की टाइप में हम शामिल करते हैं, जो कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन टाइप है। इसमें ना कॉन्ट्रैक्टर को इतना कम्प्लेक्स नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है और ना क्लाइंट के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसको बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग और साइंस का नॉलेज हो। अगर हल्का फुल्का एक्सपीरियंस भी हो या आप किसी अपने जान पहचान वाले दोस्त अब आपसे पूछ लें तो वो भी आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन में बड़ी आसानी से गाइडलाइंस या आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। इसमें जो है हम ट्रेडिशनल जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास लेबर रेट आ जाता है या हम मटेरियल रेट पर प्रेफर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जाए। फिर हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है जो कि हमारे पास है हाई राइज बिल्डिंग्स, जिसमें आपके शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं, आपके मेडिकल सेंटर्स उसमें द सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, आपके स्टेडियम्स उसमें आ जाते हैं, आपके वेयर हाउसेज उसमें आ जाते हैं। अब आप जैसे पहले आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात की तो वो आप लेवल 1 पे थे। अभी जैसे ही आप लेवल 2 पर गए यानी कि सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मूव ऑन किया, अब पेचीदगियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी, फिर इसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगेगी। फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो हम हायर करते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इस तरह के वर्क में, उसके पास माजी का तजर्बा होना चाहिए, उसको वो जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो स्पेसिफिकेशंस बनी हुई हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो उसके बारे में उसको नो हाउ हो। फिर जो क्लाइंट उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको चीज़ों का पता होना चाहिए, उनको आइडिया हो कि टू सम एक्सटेंट के इन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज हमने किस तरह करना है। अगर वो खुद सुपरवाइज नहीं कर सकते तो एक कम्पिटेंट कंसल्टेंट को वो हायर कर लेंगे जो उनका साइट के ऊपर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करेगा और जितनी भी आने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो वो कॉन्ट्रैक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है वो इंश्योर करवाएगा कि ये अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड गोल्स के मुताबिक ही चलता है। क्या ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, क्या हमने जो प्लानिंग की हुई थी कॉन्ट्रैक्टर की जो प्रोग्रेस है ऑन साइट, क्या ये उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, चीज़ों को एज इट इज़ लेके चल रहा है, कोई डिविएशन तो नहीं आ रही। अगर कोई डिविएशन आ रही है तो सारी पार्टीज मिल बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगी, उसको उसका जो सल्यूशन है वो फिर डिवाइस किया जाएगा और फिर इन फ्यूचर उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली फिर मूव ऑन किया जाएगा। मैं थर्ड लेवल यानी कि थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मूव करने से पहले कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगा जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 जो भी मैंने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनकी कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड की हैं, वो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेवल 1 यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं, ये सिंगल स्टोरी डिवेलिंग है। ये हमारे पास इस तरह के आपने देखे होंगे डबल स्टोरी घर वगैरह।
फिर अपार्टमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं, किसी भी मरकज़ चले जाए इस्लामाबाद के, आपको वाफर मिकदार में अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलेंगे। फिर दूसरी टाइप यानी लेवल 2 पर जब हम आए, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स देखी और कमर्शियल बिल्डिंग्स देखी, यानी कि वेयर हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल क्लिनिक, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज वगैरह इसमें आ जाते हैं, होटल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये नस्ट का कैंपस है, आप इसको विज़िट करके देखें तो आपको पता लगेगा। इसको काफ़ी वसी पैमाने पे फैला हुआ है। H12 का पूरा जो सेक्टर है उस पे ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो इसका एक्टिविटीज़ भी कितनी कम्प्लेक्स होंगी। फिर इसका जो टाइम इसमें इन्वॉल्व होगा वो भी इंक्रीज़ हुआ। फिर इसमें जो कॉस्ट होगी वो भी बड़ी होगी। फिर इसमें जो स्टेक होल्डर्स से में उनका भी इसमें जो है वो भी जो इन्वॉल्व हुए होंगे या जब ये बनी थी वो भी एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 कंस्ट्रक्शन टाइप से ज़्यादा होंगे। फिर ये PAF हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में ही, ये हाइपर स्टार है। ये भी लेवल 2 की ही यानी कि सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाती है चीज़, शॉपिंग सेंटर्स की कैटेगरी में आएगी। ये हमारे पास मशहूर ज़माना जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद की, गालबन आप सब लोग इसमें जा भी चुके होंगे, सेंट टॉरस मॉल है। इसमें टॉप फ्लोर पे अपार्टमेंट्स भी हैं, इसमें शॉपिंग की के लिए सहूलियात भी मुयसर है, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये भी अगेन लेवल 2 वाली कंस्ट्रक्शन टाइप में आती है। फिर ये हमारे पास एक स्टेडियम है जी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्टेडियम है मेरे ख्याल से, तो ये भी सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाती है चीज़। अब मैं मूव करता हूँ अपनी थर्ड लेवल की तरफ, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाती हैं जी पावर प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें कोल पावर प्लांट्स आ जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाते हैं, केमिकल प्लांट्स आ जाते हैं, स्टील मिल्स इसमें आ जाती हैं, ऑयल रिफाइनरीज की कंस्ट्रक्शन इसमें आ जाती है। अब आप देखें जैसे ही आप लेवल 3 पर आएंगे, अब इस लेवल पर जो है कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन वाले फेज में आ गई है, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हर बंदा इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स चाहिए, जिनका माजी का एक्सपीरियंस हो इस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑनर जो है इस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए उसको नो हाउ हो चीज़ों की, वो इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स को हायर करेगा, वो उस पूरी फैसिलिटी का डिज़ाइन करवाएगा, कंसल्टेंट्स को हायर करेगा जो उसके साइट के ऊपर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन करेंगे, वो इसकी प्रॉपर बिडिंग वगैरह करवाएगा, एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा जिसका माजी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने का वसी एक्सपीरियंस हो, जिसके पास मशीनरी हो, जिसके पास मटेरियल हो, वो उसको यूटिलाइजेशन कर सकता हो, फिर उसके पास स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड मैन पावर अवेलेबल हो, और उसकी जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में जो उसकी हेल्थ है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं। ये एक ऑयल रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन है जी, ये कजाकिस्तान की एक ऑयल रिफाइनरी है। अब इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी स्पेशलाइज्ड एंड कम्प्लेक्स नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसमें हर बंदा इसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। फिर ये साहिवाल का कोल पावर प्लांट है। ये हमारे पास एक स्टील मिल है ईरान की, इसकी ये पिक्चर है जो कब जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी। इसकी पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कितनी इन्वॉल्व होंगी, उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ की क्या नोयत होगी, फिर रिसोर्सेज कितने लगे होंगे, मैन पावर कितने कैलिबर वाली हमें चाहिए होगी इस कम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैं मूव करता हूँ अपने फाइनल लेवल की तरफ, जो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। इसमें आपकी हाईवेज आ जाती हैं, आपकी मोटरवेज आ जाती हैं, कलवर्ट्स आ जाती हैं, ब्रिजेज आ जाते हैं, टनल्स आ जाती हैं, डैम्स आ जाते हैं, आपका जितना भी एक्सटेंसिव ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम है वो आ जाता है। आपकी सोसाइटीज़ की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस लेवल 4 की कंस्ट्रक्शन में आ जाती है, या चौथी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली इनकी इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ये गवर्नमेंटल अदारे होते हैं, क्योंकि इसके लिए वसी पैमाने पे पैसा चाहिए होता है।
इधर जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम भी बहुत इसमें ज़्यादा लगता है हमें। और इसमें गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता ही है। सेकेंडली इसमें जो लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं उसको भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन से क्या फ़ायदा होगा। इसकी जितनी भी फंडिंग वगैरह होती है वो मोस्टली गवर्नमेंट के अदारे ही करते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स आ गई हैं जिसकी बेस पे ये है कि वो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ही डिज़ाइन करता है, वही उसको बनाता है और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक वो फैसिलिटी अपने पास रखता है। और जो आवाम है, जनता है, वो उसको यूज़ करेगी और उस पे वो टैक्स देगी। जिस तरह के आप अगर मोटरवे पर जाएं तो वहाँ पर अगर FWO वालों ने बनाई हुई हैं तो उन्होंने टोल प्लाजे बनाए हुए हैं, तो वो टोल प्लाजे वो उनकी उसकी एक ड्यूरेशन सेट की जाती है 20 साल 25 साल, वो FWO के पास रहेंगे। जब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगी तो वो जितनी भी उसकी अथॉरिटी थी उस मोटरवे की, जितनी भी उसकी मैनेजमेंट वगैरह थी, वो सारी अब उन्होंने गवर्नमेंट वाला जो भी अदारा था कंसर्न उसके हवाले कर देनी है मेंटेनेंस वर्क करने के बाद। फिर उसकी जितनी भी सुपरविजन और उसकी देखभाल होगी वो फिर वो गवर्नमेंटल अदारा करेगा। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह हमारे पास ये डैम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर आपका नॉर्दर्न एरियाज में चक्कर लगे तो आप दी अमीर बादशाह डैम की साइट विज़िट कर लें, या अगर आपका नीलम झेलम वाली जगह पर चक्कर लगे तो वो साइट विज़िट कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फिर ये लवारी टनल है, इसका भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इंतहाई डिफ़िकल्ट टेरेन में ये वाक़या है, इसको बनाने में भी बहुत पैसा लगा, टाइम लगा, कम्प्लेक्स नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व थी। फिर ये हमारे पास फोर्ट मनरो स्टील ब्रिज रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, आपने देखा होगा DI खान में। इसकी काफ़ी आजकल चर्चा भी है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से इसको काफ़ी फेम मिला है, रिकग्निशन मिली है। अगेन ये भी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। फिर ये एक और हमारे पास प्रोजेक्ट है ऑरेंज ट्रेन लाइन का, ये भी मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की कैटेगरीज में आता है। अगेन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हुई है, मैसिव अमाउंट ऑफ इसमें जो था हमारा टाइम यूटिलाइज हुआ, कॉस्ट यूटिलाइज हुई, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे। ये पीछे जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये हम उसको अगर समराइज़ कर दें तो स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हाईवेज वगैरह जिसमें आ जाती हैं, फिर यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, डैम्स एंड कनाल्स आ जाते हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स इसमें आ जाते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर पर ही अगर बात करते हैं तो इसमें 3 की स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कि जो प्रोजेक्ट बनवाता है, जिसने प्रोजेक्ट बनवाना है वो क्लाइंट है, जो टोटल फंडिंग करेगा, जो अपना जितना भी पैसा है वो लगाएगा क्लाइंट। ये पहला की स्टेक होल्डर हमारा होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट एक्चुअली जितने भी डिज़ाइन वर्क होगा वो करता है फैसिलिटी से रिलेटेड, और ये साइट के ऊपर क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक्ट करेगा, और जितने भी प्लानिंग की होगी, डिज़ाइनिंग की होगी, उसकी वो एग्जीक्यूशन चेक करेगा कि क्या ये उसी ही तरह हो रही है या नहीं, उन्हीं प्रोसेसेस को, स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो ये कंसल्टेंट होता है। तीसरा हमारे पास जो मेन की प्लेयर होता है, की स्टेक होल्डर होता है कंस्ट्रक्शन में, वो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने एग्जीक्यूशन करनी है उस डिज़ाइन की साइट के ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्टर्स में हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। एक हमारे पास आता है प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, और दूसरा फिर हमारे पास आता है पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स या स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास जो वो प्रोजेक्ट जिसको अलॉट किया जाता है वो हमारा प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होता है, कि ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो थ्रू बिडिंग उसको
उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दी गई हैं। तो ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। फिर जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बाज़ औक़ात होता ये है कि जो भी हमें प्रोजेक्ट प्राइम कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया जाता है, वो उसका हर वर्क पैकेज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसके पास इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं होती या वो खुद करना नहीं चाहता। तो वो वर्क पैकेज सबलेट कर देता है छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनको हम स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं या पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। अब ये स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ये प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आते हैं। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी सुपरविजन करनी है कि ये आया जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट के साथ एग्रीड उस तरह काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। तो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर ने स्पेशलिटी या पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दे दिया कि आप ये करें। अब उसकी वो सुपरविजन भी करेगा और फिर उसकी वो रिपोर्टिंग जनरेट करके ऊपर कंसल्टेंट को देगा, और कंसल्टेंट ये इंश्योर करेगा कि ये प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जो है ये एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर काम करता भी है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो वो करवाएगा, अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो फिर कंसल्टेंट जो है क्लाइंट को रिपोर्ट करेगा कि ठीक है सर, ओके, हर चीज़ ठीक चल रही है, काम ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। अब हम स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया। अब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंटल लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट फेजेस से उनको गुजरना होता है। डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसका अप्रूवल उनसे होता है, तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा या प्लानिंग ये उस फेज में जाएगा। अब वो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या वो फेडरल लेवल पर भी होती हैं और प्रोविंशियल लेवल पर भी होती हैं। अब वो बेसिकली 4 डिफरेंट बॉडीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है जी एक्नेक की कमेटी, दूसरी CDWP की कमेटी आ जाती है, DDWP की कमेटी आ जाती है, और एंड पे PDWP की कमेटी आ जाती है। फिर देखते हैं कि ये कमेटियाँ क्या हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ये चली जाती है। इसकी अगर आपने एब्रीविएशन देखनी है तो ये एक्नेक की है, फिर CDWP की भी आप देख सकते हैं, फिर DDWP की भी है और PDWP की भी है। अब इनकी हम जुरिस्डिक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्नेक आती है जी। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस मुल्क के जिनकी कॉस्ट 500 मिलियन या उससे अबव जा रही होती है, उनका अप्रूवल एक्नेक करता है। मोस्टली ये फेडरल लेवल पर इसकी डीलिंग चल रही होती है, और ये जितने भी मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनकी अप्रूवल इस कमेटी के थ्रू चलती है। कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, ये कमेटी उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी। इसमें पॉलिटिशियंस भी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस भी बैठे होते हैं, टेक्निकल लोग भी इसमें होते हैं। वो उस प्रोजेक्ट को कॉस्ट बेनिफिट चेक करेंगे और फिर फाइनल अप्रूवल देंगे कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा फिर हमारे पास आ जाता है कि जी CDWP का जुरिस्डिक्शन हमारे पास आ जाती है कि जितनी भी फेडरल स्कीम्स जिनकी कॉस्ट बिलो 500 मिलियन हो, और जितनी भी प्रोविंशियल स्कीम्स जिनकी कॉस्ट 5,000 मिलियन से अबव हो, यानी कि फेडरल लेवल पे बिलो 500 मिलियन और प्रोविंशियल लेवल पे अबव 5,000 मिलियन से ज़्यादा हो, उन तमाम प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल जो है CDWP की कमेटी करती है। फिर PDWP जो है ये प्योरली प्रोविंशियल लेवल पर होती है, और जितने भी प्रोविंशियल लेवल के प्रोजेक्ट्स 5,000 मिलियन के अंडर अंडर होते हैं, उनका अप्रूवल ये कमेटी देती है। और फाइनल पे DDWP जितनी भी फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और जिनकी कास्ट अप टू 40 मिलियन हो, उसका अप्रूवल जो है वो DDWP की जो कमेटीज हमारी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, वो देती है। अब जब इस कमेटी से अप्रूवल हो गया उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का, उसके बाद वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, और हर फेज के लिए हमारे पास पेपरा ने हमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है कि वो
जैसे ही वो उस प्रोजेक्ट उस फेज में पहुंचेगा तो हमने ये स्पेसिफिक फॉर्म जो है ये फिलअप कर देना है और सबमिट करवा देना है गवर्नमेंटल जो भी बॉडी होगी कंसर्न उसको। इसमें हमारे पास 5 मेजर परफॉर्मे अवेलेबल है, जो PC1 परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट 1, पीसी से परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता है, PC1 फॉर्म, फिर PC2 फॉर्म, फिर PC3, PC4 और PC5 फॉर्म। अब इन फॉर्म्स को देख लेते हैं कि जी इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो हम बनाएंगे वो PC1 परफॉर्मे पे हम उसको फिलिंग करेंगे। अब ये PC1 परफॉर्मा होता कैसे है, इसका PC1 परफॉर्मा मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारे पास PC1 परफॉर्मा का की आउटलाइन क्या होती है। PC1 परफॉर्मा होता है, इसके ये स्पेसिफिक टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए है। अगर आप पेपरा की साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से बआसानी ये फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो ये PC1 फॉर्म जब हम फिल करेंगे तो उसमें ये जितने भी पॉइंट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये हमने फिल अप करने होते हैं। ये जितने भी 15 पॉइंट्स हमारे सामने अभी नज़र आ रहे हैं इनको फिलअप करना होता है और ये हमने फिर सबमिट करवाना होता है जो भी कंसर्न गवर्नमेंट का अदारा होता है। फिर हमारे पास जी आता है दूसरा परफॉर्मा, PC2 परफॉर्मा। इसमें हमने उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देनी होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि जी हमने इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट निकालना, हमने चेक करना है कि जिस जगह ये प्रोजेक्ट बन रहा है उस जगह हमें बनाना चाहिए, या जिस मकसद के लिए हम ये बना रहे हैं क्या वो मकासद आने वाले वक्त पे हम इसको अचीव कर सकेंगे। मतलब एक हमने एक प्रिलिमिनरी सर्वे टाइप कंडक्ट करना होता है और उसको हम PC2 परफॉर्मे में ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास PC3 परफॉर्मा आ जाता है। अब जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में आ जाता है, एग्जीक्यूशन फेज के दौरान आप एक्चुअली ये एक किस्म की मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे होते हैं यूजिंग PC3 परफॉर्मा। पीसी ये हमारे पास PC3 परफॉर्मा होता है। इसके ये पॉइंट्स होते हैं, ये हमने फिल करने हैं और हर 4 महीने के बाद ये रिपोर्ट हमने फिल करा के जमा करवानी होती है। इसके ये 8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये तमाम हमने फिल करने होते हैं और फिल अप करने के बाद हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को जमा करवा देना होता है। फिर हमारे पास आता है जी PC4 परफॉर्मा। अब PC4 परफॉर्मा हम तब बनाते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हम उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रिपोर्ट बनाने के लिए PC4 परफॉर्मा यूज करते हैं। अब PC4 परफॉर्मा होता क्या है, कंप्लीशन रिपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इसके ये सीधे सीधे पॉइंट्स होते हैं, ये हमने हर पॉइंट को फिल करना होता है। ये इतने पॉइंट्स हमें सामने नजर आ रहे हैं। इसमें आपने बताना होता है कि इसमें कितना पैसा आपका लगा, आपके स्टेक होल्डर्स कितने इन्वॉल्व थे, आपका प्रोजेक्ट किस लोकेशन पर था, फिर आपने क्या क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व थे, क्या क्या लेसन आपने लर्न किए, क्या क्या आपकी गलतियां हुई, कि आपकी प्लान्ड कॉस्ट क्या थी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी। ये जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट आप जो बनाएंगे वो PC4 परफॉर्मा पे आ जाएगी। फिर PC5 परफॉर्मा हमारे पास आखिरी परफॉर्मा होता है, यानी कि प्रोजेक्ट बन गया, अब वो ऑपरेशनल या फंक्शनल जोन में दाखिल हो चुका, उसको लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो 5 साल तक 5 साल तक हर साल आपने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इवेल्युएशन रिपोर्ट है, यानी कि 5 साल तक हर साल आपने ये इवेल्युएशन रिपोर्ट सबमिट करवानी है यूजिंग PC5 परफॉर्मा। ये आपको प्लानिंग कमीशन जो है उसकी साइट से भी मिल जाएगा, गालमन पेपरा की साइट पर भी अवेलेबल होगा। अब सर इसमें ये दोबारा बता दें, इसमें क्या करना? अब हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो ऑपरेशनल जोन में दाखिल हो गया, मतलब लोगों ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो 5 साल तक, यानी कि उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के आने वाले 5 साल तक हर साल आपने उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एवेल्युएशन रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि जो आपने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है जिस मकसद के लिए, क्या वो अचीव हो रहा है, क्या वो आपको वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है, आप
आपने इससे जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स रिसीव करने थे वो आपको मिल रहे हैं, जो सोशल बेनिफिट्स आपने अचीव करने थे वो मिल रहे हैं। इसकी प्लान्ड कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, रिकरिंग कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपको क्या लग रही है, ये तमाम चीज़ें आपने PC5 परफॉर्मा पे फिल करके हर 5 मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद 5 साल में हर साल आपने जमा करवानी होती है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर की कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप पब्लिश लिटरेचर खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास डिलेड पेमेंट्स हैं, डिज़ाइन फॉल्टी हो जाते हैं, फिर कॉपी पेस्ट डिज़ाइन चलता है, मोबिलाइजेशन में डिले आ गया, टाइम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन, क्वालिटी सही हमने फॉलो अप नहीं की, प्लानिंग सही तरीके से हमने नहीं की, हमारे जो इनकम्पिटेंट वर्क फोर्स थी हमारे पास, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट डेट्स हमें दे दी गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, फिर गवर्नमेंट की जो रिजीम चेंज आ जाता है उसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी बुरी तरह असरअंदाज होती है। फिर लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट और साइट के ऊपर जो हमारी मैनेजमेंट है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो आ जाता है, हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इनकम्पिटेंट होता है, वो चीज़ों को एफिशिएंटली लेकर नहीं चल सकता, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज होती है, आपके पास जो स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है वो उस लेवल तक स्किल्ड नहीं है कि वो उस प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अचीव कर सके। तो ये आगे 3-4 स्लाइडें हैं, ये आपने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है, इसको रटा नहीं मारना। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये सारी, ये पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। ये रिजीम चेंज मैं बता चुका हूँ, रिजीम चेंज का मतलब है गवर्नमेंट चेंज जो 5 साल बाद हमारी होती है, उसकी वजह से भी हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो डिस्टर्ब होती है। फिर हम जो हमारे पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं हम उनको फॉलो नहीं करते, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। फिर हमारी जो एस्टिमेशन हमने निकाली होती है, कॉस्ट एस्टिमेशन, उसमें हमारे काफ़ी फॉल्ट्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस लोग नहीं करते। फिर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, वो कॉपरेट नहीं करते। फिर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आया होता है, उसमें कोई एग्रीमेंट लोगों का नहीं होता, कंसेंसस नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अलावा आपकी जो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी आ जाती है, आपकी बाज़ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आपको एडवांस लेवल मशीनरी चाहिए होती है, उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से आपका प्रोजेक्ट सफ़र करता है। तो ये जितने भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इसको रटा ना मारिएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब कौन कौन से मेन मेन आ जाते हैं। एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा।